हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है समिति। समाजशास्त्र में समिति क्या होती है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसकी विशेषताएं, इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो समिति का अर्थ क्या है? समिति व्यक्तियों का समूह है। लोगों का जब समूह होगा, से जो किसी विशेष हित या फिर हितों की पूर्ति के लिए बनेगा, उसे हम समिति कहते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह है जो कि किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, श्रमिक संगठन, ये सब समिति के उदाहरण। जैसे कि विद्यालय है, जिसका कि जो कि विद्यालय में चलाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें कि आपके विद्यालय के प्रिंसिपल हो गए, बहुत सारे टीचर हो गए, और सबको मिलके वो समूह बना और उनका जो विशेष हित वो ये है कि लोगों को शिक्षित करना। तो इसलिए उसका गठन हुआ, इसलिए वो समिति है। अब आती है समिति की परिभाषाएं कि समिति की परिभाषाएं क्या है। तो पहली परिभाषा है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने कहा, सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को समिति कहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सामान्य हित, एक हित भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे के सहयोग के साथ और सोच विचार कर जब हम किसी समूह का गठन करते हैं तो वो समिति कहलाती है। दूसरी परिभाषा है बोगार्ड्स के अनुसार। बोगार्ड्स ने कहा, समिति प्रायः किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि विद्यालय एक समिति है, तो विद्यालय में उनका उद्देश्य है लोगों को शिक्षित करना, तो इसके लिए वो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो बोगार्ड्स का कहना था कि समिति जो है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना होता है। अगली परिभाषा है गिलियन और गिलिन के अनुसार। गिलियन और गिलिन ने कहा, समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष हित या हितों के लिए संगठित होती है तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विधियों और व्यवहार द्वारा वो कार्य करती है। तो समिति व्यक्तियों का समूह है, जैसा कि हमने इसके अर्थ में भी पढ़ा था, जो कि किसी हित या हितों के लिए संगठित की जाती है, लेकिन वो कुछ उसके स्वीकृत विधियाँ हैं जिस विधि से हमें उस पर कार्य करना है, जैसा हमें वहाँ व्यवहार करना है, उसके द्वारा वो कार्य करती है। ऐसा कहा था गिलिन और गिलिन ने। अब आती है समिति के आवश्यक तत्व। समिति के निर्माण में कुछ तत्व है जो आवश्यक हैं, जिनके न होने पर समिति का जो है निर्माण संभव नहीं है। तो सबसे पहला आता है व्यक्तियों का समूह। बिना व्यक्तियों के समूह के समिति का गठन नहीं हो सकता। एक अकेला व्यक्ति समिति नहीं बना सकता, उसके लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। दूसरा आता है सामान्य उद्देश्य। जो भी व्यक्ति है उन सबके जो उद्देश्य होंगे वो सामान्य होंगे। तीसरा आता है पारस्परिक सहयोग। जो भी व्यक्ति है समिति में वो सब एक दूसरे पर पारस्परिक सहयोग करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तभी वो जो समिति है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाती है। और लास्ट आता है संगठन। तो जो भी समिति है उसमें एक संगठन बना होता है। ये चार समिति के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट आता है समिति की विशेषताएं। समिति की क्या विशेषताएं? तो पहला ही है आपका व्यक्तियों का समूह। अभी मैंने आपको बताया समिति के आवश्यक तत्वों में भी कि व्यक्तियों का समूह आवश्यक है समिति के लिए। तो ये समिति की विशेषता है, तो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। उन सब के कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, कुछ सामान्य या निश्चित उद्देश्य। तो कोई भी जब समिति का निर्माण होता है तो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अब उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही समिति का गठन करते हैं। जैसे एक श्रमिक संगठन बना तो वो श्रमिकों के साथ जो भी अगर
अन्याय है, श्रमिक अपने न्याय के लिए उसका गठन कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य वही है, उसको पूरा करने के लिए वो बनता है। तीसरा आता है ऐच्छिक सदस्यता। समिति की जो सदस्यता होती है, समिति में लोगों की सदस्यता जो ग्रहण करते हैं वो पूरी तरह से उनकी इच्छा पर है। व्यक्ति चाहे तो वो समिति का सदस्य बने, अन्यथा वो समिति का सदस्य ना बने। जैसे कि आप किसी भी विद्यालय में पढ़ने को ले लीजिए या कॉलेज में पढ़ने को ले लीजिए, तो हर एक व्यक्ति की इच्छा पर है कि वो किस समिति का सदस्य बनना चाहता है, किस विद्यालय में वो एडमिशन लेना चाहता है। नेक्स्ट आता है अस्थायी प्रकृति। तो समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, इसका जो नेचर है वो अस्थायी होता है। कैसे कि जैसे एक श्रमिक संगठन बना, उसका कुछ उद्देश्य था, जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो वो श्रमिक संगठन स्वतः ही खत्म हो जाता है। उसके अलावा जब आपने जैसे किसी विद्यालय में एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, तो आपने जिस उद्देश्य से उसमें प्रवेश लिया, आपका वो उद्देश्य पूरा हुआ, आपने जहाँ तक पढ़ाई करनी थी या जो करना था वो आपने कर लिया, तो आप उस समिति से आप खुद ही हट जाते हैं, तो उसकी जो प्रकृति होगी वो अस्थायी होगी। फिर आता है मूर्त संगठन, कि समिति जो है वो व्यक्तियों का समूह है, तो वो एक मूर्त संगठन हुआ क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। फिर आता है सुनिश्चित संरचना। जो समिति होती है उसकी संरचना जो होती है वो सुनिश्चित होती है। जैसे हमारे शरीर की एक संरचना है, हर एक पार्ट की अपनी एक ज़रूरत है, जैसे कि हमारी आँख कहाँ होगी, कान कहाँ होंगे, तो इसी तरह से शरीर की जो संरचना होती है उसी तरह से समिति की एक संरचना होती है सुनिश्चित, कि जो भी समिति होती है उसमें कुछ अधिकारी हैं या कोई जैसे प्रिंसिपल हुए किसी विद्यालय में, तो टीचर्स हैं, तो वो एक पूरी संरचना से उसका गठन आता है। विचार पूर्वक स्थापना। तो समिति का गठन ही विचार पूर्वक किया जाता है। हम ऐसे ही समिति का गठन नहीं करते, हम सोच समझकर किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका गठन करते हैं, तो विचार करके करते हैं, सोच विचार कर करते हैं। फिर आता है नियमों पर आधारित। तो जो समिति होती है वो कुछ नियम होते हैं, उन पर आधारित होती है, उसका आधार भी नियम होते हैं, उन्हीं को ही पालन करके हम उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। फिर आता है पारस्परिक सहयोग। जो भी लोग हैं वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी उस अपने हितों को पूरा कर पाएंगे। फिर लास्ट आता है समिति जो है वो साधन है, साधन नहीं। समिति हमारे जो भी हमारे उद्देश्य है उनको पूरा करने का एक साधन मात्र है, हमारा साथी नहीं है। तो ये थी समिति की विशेषताएं। इसमें हमने समिति के इस वीडियो लेक्चर में हमने समिति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके कुछ आवश्यक तत्वों और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।